दिन भर की अहम खबरें पैनामा केस की आज की समाअत से मुतालिक भी आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक बहुत ही अहम खबर दें। लंदन फ्लैट्स की मिल्कियत के हवाले से सवाल। शरीफ खानदान नई दस्तावेजात पेश करेगा और शरीफ खानदान को मिलने वाली नई दस्तावेजात जियो न्यूज ने हासिल कर ली हैं। ये नई दस्तावेजात हसन नवाज, हुसैन नवाज और मरियम नवाज के वकील सलमान अकरम राजा अदालत में पेश करेंगे। नए दस्तावेज के मुताबिक हुसैन नवाज नीलसन और नेस्कोल कंपनीज के मालिक हैं। नए दस्तावेजात में जेपीसीए कॉर्पोरेट अकाउंट कंपनी की है जो नीलसन और नेस्कॉल कंपनीज के इंतजामी उमूर देखती है। कंपनी ने हुसैन नवाज के बेनिफिशियल ऑनर होने के सर्टिफिकेट भी जारी किए हैं। दस्तावेज के मुताबिक मरियम नवाज नीलसन और नेस्कॉल की ट्रस्टी हैं। मुत्तहिदा अरब इमारात से भी नई दस्तावेजात मंजर आम पर आ गई हैं। इनमें अहले स्टील मिल्स की फरोख्त का मुआहदा भी शामिल है। ये मुआहदा दुबई कोर्ट्स और वजारत खारजा से तस्दीक शुदा है। बात करेंगे जियो न्यूज के डायरेक्टर न्यूज राना जवाद से। राना साहब, क्या कुछ इन कागजात, इन दस्तावेजात के हवाले से सामने आया है? इम्पोर्टेंट हियरिंग है। आज आपने देखा कि जो सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने वाज़ेह तौर पे कहा था कि प्राइम मिनिस्टर के ऊपर करप्शन का जीआईटी की रिपोर्ट में कोई इल्जाम नहीं है, लेकिन असल बात जिसको तलाश कर रही है कोर्ट वो ये है कि मनी ट्रेल और उसके अलावा जो सर्टिफाइड डेट डॉक्यूमेंट्स हैं जो ये साबित करते हैं कि जो शरीफ फैमिली का क्लेम था वो पेश किए जाए। तो जीआईटी की जो रिपोर्ट थी उसमें उन्होंने चैलेंज किया था 3 चीज़ों पे, और उन्होंने कहा था कि जो नेल्सन और नीस्कॉम के असल मालिक हैं, बेनिफिशियल ऑनर हैं, वो मरियम नवाज हैं, और उन्होंने कहा था कि उनके पास डॉक्यूमेंट जो है वो ऑथोराइज्ड है, जिसको शरीफ फैमिली ने रिजेक्ट किया था। दूसरा उनका ये क्लेम था कि गल्फ स्टील मिल जो ओरिजिन है उस मनी ट्रेल का, जो शरीफ फैमिली की बुनियाद है उनके डिफेंस की, उन्होंने जीआईटी में कहा था कि इसका कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं है, बल्कि इसको नलीफाई किया है दुबई की गवर्नमेंट ने, वहाँ की अथॉरिटीज ने। और तीसरा उनका ये इल्जाम था कि जो स्क्रैप की मूवमेंट थी गल्फ स्टील मिल की, उसका कोई सबूत नहीं है दुबई की गवर्नमेंट के पास। कल सलमान अकरम राजा, जैसे सलमान अकरम राजा साहब ने कहा था अदालत में कि अगर यही नुक्ता है तो कल हम आपको वो डॉक्यूमेंट्स पेश करेंगे जिसको चैलेंज किया था जीआईटी ने। तो ये 3 डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि इंतहाई इंपॉर्टेंट है। इनके साथ जाहिर है बाकी अटैच्ड भी है, और ये सर्टिफाइड डॉक्यूमेंट्स है। पहला डॉक्यूमेंट्स जो है वो ये सेल डीड के मुतालिक है, जो कि अली स्टील मिल जिसे 12 मिलियन दिरहम मिले थे, जो बुनियाद बनी जिसकी वजह से आगे सारी ये मनी ट्रेल शुरू होती है, उसकी सर्टिफाइड कॉपी है जो कि 1980 में रजिस्टर हुई थी, जिसको पाकिस्तान फॉरेन ऑफिस के जो वहाँ पे हाई कमीशन है उसमें भी रजिस्टर्ड है और उसकी भी स्टैम्प है। और दूसरा पॉइंट कि स्क्रैप की जो चीजें थी वो नहीं गई, वो शारजा पोर्ट की बिल ऑफ एंट्री जितनी तमाम उसकी लीगल डॉक्यूमेंटेशन है वो पेश करेंगे सलमान अकरम राजा। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है इसके अंदर कि मरियम नवाज साहिबा जो है वो बेनिफिशियल ऑनर है, जो जीआईटी का क्लेम था उसके लिए हुसैन नवाज के वकील जो है वो पेश कर रहे हैं। जेपीसीए फर्म जो है उसकी सर्टिफाइड कॉपी, जो कि ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड में एक रजिस्टर्ड अकाउंटेंट फर्म है, जो ये कह रही है कि 2014 में उनके पास ये नेल्सन और नेस्कॉम के अख्तियार आया था और उसको हुसैन नवाज ने डील किया था सारा, मरियम से उनकी कभी मुलाकात नहीं हुई। इसी तरह इसके साथ एक और डॉक्यूमेंट भी अटैच है कि मनरवा कंपनी जिससे नीलसन और नेस्कॉम ने ये लिया था, इनका कंट्रोल लिया था, उनका भी एक सर्टिफाइड स्टेटमेंट है जो कि ये कहता है कि ये कंपनी जो थी वो हुसैन नवाज की थी और मरियम नवाज जो थी वो उसकी ट्रस्टी थी। बेनिफिशियल ऑनर जो थे वो हुसैन नवाज थे। इधर आप ये देखें कि जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो इस वक्त चल रही है डायरेक्शन, अगर सलमान अकरम राजा की ये डॉक्यूमेंट्स हैं ये जाती हैं तो ये बहुत ज्यादा इस शरीफ फैमिली के इस केस को मजबूत करती हैं कि जो मनी ट्रेल उन्होंने दी थी वो जस्टिफाइड है। और जो जीआईटी की तरफ से इल्जाम लगाए गए थे, जैसे कि शरीफ फैमिली के वकील ने पहले भी कहा कि वो मैनिपुलेटेड थे और उसके अंदर जानबूझ के उनके पेपर्स को भी और फैक्ट्स को भी इग्नोर किया गया था। तो अब कल ये जो सलमान अकरम राजा साहब पेश करेंगे, उसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट के जो बेंच जिस चीज की तलाश कर रहा है, क्योंकि वो ऑलरेडी आज उनकी एक ऑब्जर्वेशन सामने आई थी कि जीआईटी की रिपोर्ट में वजीर आजम के ऊपर करप्शन का इल्जाम नहीं है। तो अगर यही बात है तो कल शरीफ फैमिली के लॉयर जो है हुसैन नवाज के और मरियम नवाज साहिबा के लॉयर जो है वो ये दस्तावेजात जो है दाखिल करेंगे। और एक बात मैं आपको बता दूं कि जाहिर है ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड के अंदर बहुत रेगुलेटरी अथॉरिटीज भी होती हैं और वहाँ का काफी लीगल सिस्टम रिस्ट्रिक्ट है। तो ये तस्वीर करना या ये मेरा ख्याल है मुश्किल लग रहा है इस वक्त कि अगर ये डॉक्यूमेंट्स जो है
अगर वो फेक है या वो सही नहीं है, तो वहाँ के रेगुलेटरी अथॉरिटीज जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है, और ये बात अगर उधर जाती है तो ठीक है राणा साहब, एक तो ये एतराज जिसकी आपने बात की मुमकिन तौर पर अगर हो सकता है आपकी आज की समात की, आप भी उसके बारे में भी आपको इल्म है, जजेस की तरफ से कहा गया कि नवाज शरीफ फ्लैट्स के मालिक हैं, इसकी कोई दस्तावेजात नहीं। ट्रेजेडी ये है कि कौन मालिक है उसकी भी दस्तावेजात नहीं। तो लगता है कि आज की समात के जवाब में ही अब ये कागजात जमा करवाए जाएंगे। तो क्या ये सवाल हो सकता है अदालत की तरफ से कि पहले ये दस्तावेजात क्यों सामने नहीं लाए गए, क्यों जमा नहीं करवाई गई शरीफ खानदान की तरफ से? देखें, जो शरीफ फैमिली के लोगों ने बारहा कहा कि हमें कन्फ्रंट नहीं किया जीआईटी की रिपोर्ट में उन शवाहिद को जो कि वो लेके आ रहे थे, या उन शवाहिद को जिनको वो डिस्कार्ड कर रहे थे। और ये बुनियादी बात है कि अगर आप किसी पे इल्जाम लगाते हैं कि उसने गलत बयानी से काम लिया है, तो आप उसको कन्फ्रंट करते हैं। तो अदालत में उनका मुसलसल ये इसरार है कि हमने डॉक्यूमेंट्स दिए थे, और जाहिर है जब उन डॉक्यूमेंट्स को चैलेंज किया जीआईटी ने, तो उन्होंने इनसे नहीं पूछा। ये बातें जब अदालत में सामने आई और जीआईटी की रिपोर्ट पब्लिक हुई, तो उन्होंने अपने डिफेंस में वो सर्टिफाइड कॉपीज मंगवा ली जो कि लीगल फर्म्स की तरफ से है, जो कि रेगुलेटरी अथॉरिटीज के अंदर काम करती हैं ब्रिटिश वर्जन आइलैंड में। उन डॉक्यूमेंट्स को उन्होंने सबमिट किया। हालांकि वो उनका क्लेम ये है उनके डिफेंस लॉयर्स का कि ये कुछ इसमें डॉक्यूमेंट्स ऐसे थे जो कि पहले भी जमा करवाए गए थे, लेकिन जीआईटी ने उनको जानबूझ के या तो इग्नोर किया या उनको इम्पोर्टेंस नहीं दी, बल्कि दूसरे मामला की तरफ और गलत सवाल भेज के ऐसे डॉक्यूमेंट्स दिए गए जिससे कि शुकूक व शुबहात पैदा हो रहे थे। तो ये डिफेंस तो वो पहले ही ले रहे हैं, ये कोई नई ऐसी चीज नहीं है। लेकिन जाहिर है जब जीआईटी का एक क्लेम आया, उस क्लेम को डिसअप्रूव करने के लिए, डिस्कार्ड करने के लिए जो डॉक्यूमेंट सुप्रीम कोर्ट मांग रही है, शरीफ फैमिली जो है वो कल उनके नवाज शरीफ साहब के जो बच्चे हैं उनकी तरफ से उनके वकील जो है ये पेश करेंगे। तो राणा साहब, क्या हतमी हो सकती हैं इन सवालों के जवाब में ये दस्तावेजात, या फिर जिस तरह वकील ख्वाजा हारिस की जानिब से कहा गया था कि अगर जीआईटी ने कोई दस्तावेजात हासिल किए हैं तो वो गैर मुल्की हुकूमत के जरिए से हासिल की जानी चाहिए थी, उनकी तरफ से तस्दीक होनी चाहिए थी, जिस पर जजेस ने उनसे बाद में सवालात भी किए थे। क्या यही सवाल उनके वकील से भी अब हो सकते हैं, शरीफ खानदान से भी हो सकते हैं? जुनैद, ये जो अहली स्टील मिल्स की जो सेल डीड है, जो कि बेसिकली बुनियाद है, अगर आप देखेंगे जीआईटी रिपोर्ट में जितनी भी बातें कही जा रही हैं उसकी बुनियाद ये करते हैं वो कि जो अहली स्टील मिल्स का जो सेल डीड थी वो एग्जिस्ट नहीं करती है और वो फेक है, वो गलत है, ऐसी कोई मुआहदा नहीं था जो यूएई में हुआ। अगर इस चीज को, ये सेल डीड जो इनके पास है, जो सर्टिफाइड है, जो कि डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक पाकिस्तान के हाई कमीशन से सर्टिफाइड है, उसका रिकॉर्ड मौजूद है, उस पर दस्तखत है, उस पर मोहरें लगी हुई है, तो इसका मतलब ये है कि ये जो ओरिजिन है, जो सारे झगड़े की वजह है, वो तो रिजॉल्व हो जाएगा। वो तो अगर ये सेल डीड एग्जिस्ट करती है तो इसका मतलब है कि इनके क्लेम में लेजिटिमेसी है, और जो जीआईटी का क्लेम था वो मैनिपुलेटेड भी हो सकता है या उसकी हकीकत जो थी वो कुछ और थी। ये चीजें जो है ये तो जाहिर है कल अदालत में आएंगी, लेकिन अदालत की जो आज की कार्रवाई थी या पिछले 2 दिनों से चल रही है, अगर अदालत ये खुद कह रही है और ये मान रही है, ख्वाजा हारिस ने जो पॉइंट उठाया था कि जीआईटी की रिपोर्ट में करप्शन का इल्जाम नहीं है, लेकिन ये है कि ये जो मनी ट्रेल है या ये जो इनके डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी ऑथेंटिसिटी पे चैलेंज किया गया है। तो कल सलमान अकरम राजा ऑन बिहाफ ऑफ हुसैन नवाज एंड मरियम नवाज साहिबा ये डॉक्यूमेंट्स पेश कर रहे हैं। ये इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जिसमें मनरवा कंपनी की वो सर्टिफिकेट, उसकी सर्टिफिकेशन शामिल है जो कि ऑथेंटिकेटेड है कि ये हुसैन नवाज के साथ उनकी सेल डीड हुई थी। 2014 में इसका जो इंतजाम था वो जेपीसीए अकाउंटिंग फर्म कहती है उसको मिला था, वो भी हुसैन नवाज ने किया था, और मरियम नवाज जो है वो ट्रस्टी थी इसकी, वो बेनिफिशियल ओनर नहीं थी। दूसरा पॉइंट कि जो अहली स्टील मिल की सेल डीड थी वो रजिस्टर्ड थी और उसका रिकॉर्ड पाकिस्तान के हाई कमीशन ने भी है। और तीसरी बात कि जो स्क्रैप की मूवमेंट थी उसका बिल ऑफ एंट्री है, उसकी बाकी सारी जो पोर्ट की एंट्री और एग्जिट है वो सारा भी है। तो मेरा ख्याल है कि काफी सॉलिड एविडेंस है। अगर इसको डिसअप्रूव करना होगा तो उसके लिए जाहिर है कि उनको इसके मुकाबले में कोई ऐसे डॉक्यूमेंट्स लाने पड़ेंगे जो कि इससे ज्यादा ऑथेंटिक होंगे। फिर जी राना जवाद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। लंदन फ्लैट्स का असल मालिक कौन? शरीफ खानदान को मिलने वाली नई दस्तावेजात जियो न्यूज ने हासिल कर ली हैं। नई दस्तावेजात सलमान अकरम राजा अदालत में पेश करेंगे। नई दस्तावेजात के मुताबिक हुसैन नवाज नीलसन और नेस्कोल कंपनीज के मालिक हैं। नई दस्तावेजात में जेपीसीए कॉर्पोरेट अकाउंट की कंपनी है। जेपीसीए कॉर्पोरेट अकाउंट कंपनी बीवीआई में रजिस्टर्ड है और जेपीसीए कंपनी नीलसन और नेस्कोल कंपनीज के इंतजाम
इंतजामी उमूर देखती है। ये कंपनी 2014 से नीलसन और नेस्कॉल कंपनीज के मामलात को देख रही है। नीलसन और नेस्कॉल कंपनीज के मामलात पहले मिनर्वा कंपनी संभालती थी। नीलसन नेस्कॉल के मामला 2 जून 2014 को मिनर्वा से JPCA को मुंतकिल हुए। दस्तावेजात के मुताबिक कंपनी की मरियम नवाज शरीफ से ना कभी मुलाकात हुई और ना ही उनसे कभी हिदायत ली। मिनर्वा कंपनी के मुताबिक 26 जनवरी 2006 को मिनर्वा ने नीलसन नेस्कॉल का इंतजाम संभाला। JPCA कंपनी ने हुसैन नवाज के बेनिफिशियल ऑनर होने का सर्टिफिकेट भी जारी कर दिया है। दस्तावेज के मुताबिक मरियम नवाज नीलसन और नेस्कॉल की ट्रस्टी है। साथ ही आपको यह भी बता दें कि मुत्तहिदा अरब अमारात से भी नई दस्तावेजात मंजर आम पर आ गई हैं। इन दस्तावेजात में अहली स्टील मिल्स का फरोख्त का मुआहिदा शामिल है। यह मुआहिदा दुबई कोर्ट्स और वजारत खारजा से तस्दीक शुदा है। इस मुआहिदे को 1980 में दुबई की अदालत में रजिस्टर किया गया। इस पर पाकिस्तानी कौंसलेट की स्टाफ भी मौजूद है। शरीफ खानदान के जराये का कहना है कि ये दस्तावेजात नाकाबिले तरदीद सबूत हैं। JIT ने इन दस्तावेजात को खास मकसद के लिए नजरअंदाज किया। इन दस्तावेजात को तस्दीक के लिए भिजवाया जा सकता था, लेकिन नहीं भिजवाया गया। JIT ने इन दस्तावेजात को खास मकासद के तहत अपने पास रखा। और अब बात के वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का कहना है कि सिर्फ इस लालच में कि नवाज शरीफ क्यों वज़ीर आज़म है, मैं क्यों नहीं, टांगे मत खींचो, मुल्क को आगे बढ़ने दो। तुम्हें अवाम ने वोट ही नहीं दिए तो तुम वज़ीर आज़म कैसे बन जाओगे? वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने नाम लिए बगैर मुखालिफिन पर तनकीद करते हुए कहा कि तुम्हें एक बार नहीं पाकिस्तान के अवाम ने बार बार मुस्तरद किया। तुम कभी इधर से कभी उधर से साजिशें करके इक्तिदार हासिल करना चाहते हो। तुम्हें पाकिस्तान के अवाम इस बात की इजाजत नहीं देंगे। सियालकोट में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करते हुए उनका मजीद कहना था कि तुम रोज गिबत करते हो, इल्जाम तराशी करते हो, हम तुम्हें जवाब नहीं देते। 2018 में कौम जवाब देगी। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने यह भी कहा कि अब तक उन्हें 2-2, 2.5 साल की हुकूमत मिली, पहली बार 4 साल तक पहुंचे हैं। देखिए आगे क्या होता है। सियालकोट में तकरीब से खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा कि धरना 1 और धरना 2 के बाद अब ये तीसरी यलगार है। कोई है जो मुल्क को बदहाल करने वालों का गिरेबान पकड़े। जिस करप्शन का एहतसाब हो रहा है वो हुई कहां है, इसका जवाब आज तक नहीं मिल सका। जबकि तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने कहा कि नवाज शरीफ ने बिजनेस के नाम पर सिर्फ करप्शन की, ऑफशोर कंपनियां बनाई और फ्रंटमैन रखे, बड़े बड़े मंसूबों से माल बनाया और मुल्क से बाहर भेजा। आज पूछते हैं उनका कसूर क्या है। सुप्रीम कोर्ट ने उनको सफाई के 5 मौके दिए मगर उन्होंने 1.25 साल में सिवाय झूठ के कुछ नहीं बोला। इमरान खान ने कहा कि अब भी वक्त है नवाज शरीफ इस्तीफा दे दे। और अभी खबर सुप्रीम कोर्ट में आज की समाअत की। वजीर आजम पर किसी करप्शन से ताल्लुक का इल्जाम नहीं है। वजीर आजम के डिक्लेयर्ड असासों के अलावा कोई असासा नहीं। अदब से गुजारिश है फैसले में एहतियात बरती जाए। वजीर आजम के वकील ख्वाजा हारिस के पैनामा बेंच के सामने दलाइल मुकम्मल हो गए। इस बात का कोई सबूत नहीं कि वजीर आजम खुद किसी भी प्रॉपर्टी के मालिक हैं। हमने देखना है कि क्या केस में कोई शवाहिद हैं जो वजीर आजम को मामले से मुंसलिक करते हैं। ये जजेस की जानिब से कहा गया। उन्होंने कहा कि आपको तमाम पत्ते शो करवाने चाहिए थे। अदालत के पास फैसले का इख्तियार है। बेंच के सरबराह जस्टिस एजाज अफजल ने रिमार्क्स दिए। जस्टिस अजमत सईद शेख ने कहा कि हम आपकी बात समझते हैं कि JIT रिपोर्ट में वजीर आजम पर करप्शन और ओहदे के गलत इस्तेमाल का इल्जाम आयद नहीं किया गया। जस्टिस एजाजुल एहसन ने रिमार्क्स दिए कि आपका पूरा इन्हिसार कतरी खत पर है। मनी ट्रेल का जवाब आज तक नहीं दिया गया। मियां शरीफ ने फंड्स कहां से और कैसे मुंतकिल किए, बुनियादी सवाल का जवाब मिल जाए तो बात खत्म हो जाएगी। वजीर आजम से किसी भी असासे के बारे में सवाल नहीं किया गया। JIT में पेशी तक और कोई असासा था ही नहीं। JIT के पास कुछ होता तो सवाल जरूर करती। वजीर आजम की कोई बेनामी जायदाद नहीं। किसी मुंसलिक शख्स के असासों से फायदा उठाने वाला मुल्जिम नहीं हो सकता। ये कहना था वजीर आजम के वकील ख्वाजा हारिस का। जस्टिस एजाज अफजल की सरबराही में पनामा अमल दरामद बेंच के सामने अपने दलाइल में जस्टिस एजाज अफजल ने रिमार्क्स दिए कि फ्लैट मलकियत के अलावा सारी चीजें वाजे हैं। सवाल 1993 से असासे ज़ेर इस्तेमाल होने का है। इस बात का कोई सबूत नहीं कि वजीर आजम खुद किसी भी प्रॉपर्टी के मालिक हैं। ख्वाजा हारिस ने कहा कि लंदन फ्लैट्स के मालिक का नाम सामने आ चुका। ऐसी कोई दस्तावेज मौजूद नहीं कि वजीर आजम लंदन फ्लैट्स के मालिक हैं। JIT के मुताबिक फ्लैट पूरे खानदान के हैं। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा कि बुनियादी सवाल ये है कि लंदन फ्लैट्स के लिए कब और किसने अदायगी की। फंड्स सऊदी अरब, दुबई या कतर में थे, लंदन कैसे पहुंचे।
अदालत के सवालों के जवाब नहीं दिए जा रहे। बुनियादी सवाल का जवाब मिल जाए तो बात खत्म हो जाए। वजीर आजम को इल्म था कि वो असेंबली में क्या कह रहे हैं। वजीर आजम ने खुद कहा था कि मैं बताऊंगा कि कहां से फ्लैट्स लिए। जस्टिस अजमत सईद शेख ने कहा कि JIT ने मालूम करवाया कि मरियम नवाज बेनिफिशियल मालिक हैं। बाहिमी कानूनी मुआवनत से भी ये बात साबित हुई। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा कि रिपोर्ट की जिल्द नंबर 4 में काफी खतरनाक दस्तावेजात मौजूद हैं। मेरा इशारा ट्रस्ट डीड के हवाले से है। JIT ने ट्रस्ट डीड के हवाले से नताइज भी अखज़ किए हैं। ख्वाजा हारिस ने जवाब दिया कि JIT ने कयास आराइयों पर मबनी नताइज अखज़ किए। ख्वाजा हारिस ने कहा कि वजीर आजम के बच्चे 1995 तक उनके जेरे कफालत थे। सिर्फ उस अरसा तक वजीर आजम से पूछा जा सकता है। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा कि हुसैन नवाज ने कहा कि वो मालिक हैं मगर दस्तावेजात नहीं दी। अगर हम ये फर्ज कर लें कि ये मियाँ शरीफ के हैं तो कुछ शेयर तो नवाज शरीफ का भी होगा। जस्टिस अजमत सईद शेख ने कहा कि हम कहना चाहते हैं कि ऐसी कोई दस्तावेज नहीं कि नवाज शरीफ फ्लैट्स के मालिक हैं। ट्रेजेडी ये है कि कौन मालिक है इसकी दस्तावेजात भी मौजूद नहीं। हम आपकी बात समझते हैं कि JIT रिपोर्ट में वजीर आजम पर करप्शन और ओहदे के गलत इस्तेमाल का इल्जाम आयद नहीं किया गया। जस्टिस एजाज अफजल ने कहा कि हमने देखना है कि JIT की राय दस्तावेजात पर मुनहसिर है या नहीं। हसन हुसैन के पास कोई ऐसे कागजात रिकॉर्ड पर हैं जिस पर नवाज शरीफ का फ्लैट से ताल्लुक जाहिर ना होता हो। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा कि फ्लैट्स की मलकियत छुपाने के लिए तह दर तह ऑफशोर कंपनियां बनाई गईं। जस्टिस अजमत सईद शेख बोले कि पूछ पूछ कर थक गए, कौन मालिक है कोई नहीं बताता। ख्वाजा हारिस ने कहा कि बताया तो है लेकिन कोई मानने को तैयार नहीं। ख्वाजा हारिस ने दलाइल मुकम्मल करते हुए कहा कि वजीर आजम के हवाले से किसी करप्शन से ताल्लुक का इल्जाम तक नहीं। इन वॉल्यूम में वजीर आजम के खिलाफ कुछ नहीं। अदब से गुजारिश है कि फैसले में एहतियात बरती जाए। जस्टिस एजाज अफजल ने रिमार्क्स दिए कि हमने देखना है कि क्या केस में कोई शवाहिद हैं जो वजीर आजम को मामले से मुंसलिक करते हों। देखना है कि क्या हमने फैसला करना है या ट्रायल कोर्ट को भिजवाना है। आपको अपने तमाम पत्ते शो करवाने चाहिए थे। हकीकत यह है कि इस अदालत के पास फैसले का इख्तियार है। तहरीक इंसाफ के तर्जुमान फवाद चौधरी का कहना है कि पापा के पापा भी पापी और पापा के बच्चे भी पापी हैं, सिर्फ पापा खुद पापी नहीं है। हसन नवाज 16 बरस में अरबपति बन गए और नवाज शरीफ को पता ही नहीं चला। मरियम ने 20 साल की उम्र में अरबों की जायदाद खरीदी। फवाद चौधरी ने मजीद कहा कि बड़े बड़े फ्रॉड ये गुजरे मगर दुनिया में इसहाक डार जैसा नाम किसी ने नहीं कमाया। फवाद चौधरी ने दावा किया कि वकला के दलाइल खत्म हो चुके हैं। ये जुमा शरीफ खानदान की सियासत का आखिरी जुमा होगा। इसी तरफ वजीर मुमलिकत अनूश रहमान ने कहा है कि JIT ने रिकॉर्ड और बयानात से बदयानती की। JIT के चेयरमैन ने अवाम के टैक्सेस का पैसा अपने रिश्तेदार को दिया। गैर मुसद्दका होने के बायस JIT रिपोर्ट की जगह रद्दी की टोकरी में होगी। अनूश रहमान का कहना था कि वजीर आजम की बेटी को एक ट्रस्ट डीड के साथ मुंसलिक करना साजिश है। वजीर आजम की बेटी के खिलाफ क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन की तजवीज उन्हें सियासी नुकसान पहुंचाने के लिए। और वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ का कहना है कि उनका दामन साफ और ज़मीर मुतमईन है। मुखालिफिन बेबुनियाद इल्ज़ाम तराशियों और दरोगोई पर उतर आए हैं। लाहौर से जारी बयान में वजीर आला पंजाब ने कहा कि मनफी सियासत खिदमत दयानत और शफाफियत की सियासत के सामने नहीं ठहर सकती। झूठ का सहारा लेने वालों को नाकामी का मुंह देखना पड़ेगा। उनका कहना था कि साबिक करप्ट हुक्मरानों ने कौमी खजाने पर हाथ साफ करके गरीब कौम का हक छीना। नंदीपुर पावर प्रोजेक्ट पर डाका डालने वाले आज करप्शन पर लेक्चर दे रहे हैं। करप्शन में मुलविस अनासिर एहतसाब का शोर मचाकर इसकी गर्द में छुपना चाहते हैं। बुलेटिन में अभी आपको मौसम के बारे में बताएं। कराची में बरसात के संग कौसे खजा के रंग भी बिखरे। मूसलाधार बारिश से मौसम सुहाना मगर कई सड़कों पर पानी भी जमा हो गए। शहर की मुख्तलिफ शाहराहों पर ट्रैफिक जैम से शहरी परेशान रहे। महकमा मौसमियात ने रवा हफ्ते मजीद बारिशों की पेशगोई की है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी है, जबकि कई इलाकों में शदीद ट्रैफिक जैम भी है। सूरत हाल से अपडेट कर रहे हैं नुमाइंदा न्यूज़ का सीम साइड।
जी, कराची में गुज़िश्ता 5 घंटों से वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। कराची के बेशतर इलाकों में आज मूसलाधार बारिश हुई। इस वक्त मैं जिस रोड पर मौजूद हूँ, ये मेट्रोपोल से आने वाला रोड है जो कि सदर की जानिब जा रहा है। यहाँ पर शदीद ट्रैफिक जैम है। इस वक्त गाड़ियों की लंबी कतारें लग चुकी हैं। एक तरफ सड़क पर पानी खड़ा है तो दूसरी जानिब जो गाड़ियों का फ्लो है वो भी बढ़ चुका है। ट्रैफिक पुलिस के एहलकार यहाँ पर मौजूद है, लेकिन इतने हैवी ट्रैफिक को मैनेज करना और बहुत जल्दी निकाल देना शायद इनके बस की बात मालूम नहीं हो रही है। जो रोड लिंक कर रही है मेट्रोपोल को शारा फैसल से, उसको इस वक्त रुकावट लगाकर बंद कर दिया गया है ट्रैफिक पुलिस की जानिब से, क्योंकि जो ट्रैफिक का फ्लो था वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था। इस तरह ट्रैफिक पुलिस की जानिब से गाड़ी यहाँ पर लगाकर इस रोड को जो है वो बंद कर दिया गया ताकि ट्रैफिक के फ्लो को रोका जाए और फिर जो ट्रैफिक था उसको एमजिना रोड की जानिब जो है वो मोड़ दिया गया। अभी ये खबर कि बलूचिस्तान के ज़िला मस्तूंग में कार पर फायरिंग से हज़ारा टाउन के 4 अफराद जान बहक हो गए। पुलिस के मुताबिक कार कोयटा से कराची जा रही थी। मस्तूंग के करीब नामालूम मुसल्लह अफराद ने इस पर फायरिंग कर दी, जिससे खातून समेत 4 अफराद मौके पर जान बहक और एक शख्स जख्मी हुआ। लाशों को मस्तूंग अस्पताल और जख्मी को सिविल अस्पताल कोयटा मुंतकिल किया गया है। मरने वालों का ताल्लुक कोयटा के इलाके हज़ारा टाउन के ख़ानदान से है। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने मस्तूंग में कार फायरिंग के वाक़े की मजम्मत करते हुए हुक्काम से रिपोर्ट तलब की है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने हैवी इंडस्ट्रीज टेक्सला का दौरा किया। उनका कहना था कि तमाम तर रुकावटों के बावजूद दिफाई पैदावारी सनत पर कोई समझौता नहीं करेंगे। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ को दिफाई पैदावार और मुस्तकबिल के मंसूबों के बारे में ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ ने दिफाई इंडस्ट्री की कारकर्दगी को सराहते हुए कहा कि मुल्क के दिफा को मजबूत बनाने में हैवी इंडस्ट्रीज टेक्सला का किरदार तारीखी है। उन्होंने चेयरमैन हैवी इंडस्ट्रीज टेक्सला को दिफाई पैदावारी प्रोजेक्ट जल्द मुकम्मल करने की भी हिदायत की। आर्मी चीफ ने जदीद दिफाई आलात का मुआयना किया और HIT की कारकर्दगी पर इजहार इत्मीनान किया। पाकिस्तान ने भारतीय डिप्टी हाई कमिश्नर को एक बार फिर तलब करके भारतीय अफवाज की बिला इश्तियाल फायरिंग के नतीजे में शहरियों की शहादत पर शदीद एहतजाज किया। दफ्तर खारजा का कहना है कि भारत जानबूझकर शहरी आबादी को निशाना बनाकर बैन अल-अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी कर रहा है। वजारत खारजा के डायरेक्टर जनूबी एशिया एंड साक ने भारतीय डिप्टी हाई कमिश्नर JP सिंह को तलब किया। उन्होंने बारो और तंदर सेक्टर में भारतीय अफवाज की फायरिंग से 2 शहरियों की शहादत और 6 के जख्मी होने पर एहतजाज किया। पाकिस्तान ने एहतजाजी मरासला भारतीय डिप्टी हाई कमिश्नर के हवाले किया, जिसमें भारत से कहा गया कि वो खित्ते के अमन को मजीद खतरे में न डाले। पाकिस्तान का कहना है कि भारतीय अफवाज की जानिब से शहरी आबादी को निशाना बनाना इंसानी अक़दार और आलमी कानून की खिलाफ वर्जी है। पाकिस्तान मसावी क़ुव्वत ख़रीद के लिहाज से दुनिया की 25वीं बड़ी मईशत बन गया है। पाकिस्तानी मईशत का हजम $10 खरब से तजावुज़ कर गया। वर्ल्ड डेटा एटलस के मुताबिक 2017 में पाकिस्तानी मईशत का हजम अमरीका में राइज कीमतों के लिहाज से $1060 अरब से तजावुज़ कर गया है। वर्ल्ड एटलस के मुताबिक 2016 में पाकिस्तानी मईशत का हजम मसावी क़ुव्वत ख़रीद पर $988 अरब था। यूँ एक साल के दौरान पाकिस्तानी मईशत की नमू 7.23% रही। एटलस के मुताबिक मसावी क़ुव्वत ख़रीद के तनासुब से पाकिस्तान की फ़ीकस आमदनी $5375 हो गई है। मसावी क़ुव्वत ख़रीद में 2 ममालिक के माशी हजम का शुमार बराबरी की कीमत पर किया जाता है। वर्ल्ड डेटा एटलस ने अमेरिका में राइज कीमतों की बुनियाद पर पाकिस्तानी मईशत का हजम शुमार किया है। और अभी गुजरांवाला से खबर, जहां डॉक्टर ने मरीज की दाईं आंख के बजाय बाईं आंख का ऑपरेशन कर दिया। दाईं आंख के ऑपरेशन के लिए मरीज को दोबारा दाखिल कर दिया गया है। 14 साला जाहिद की वालिदा का कहना है कि दाईं आंख में झिल्ली उतर आने के बायस बेटे को DHQ अस्पताल लाए। डॉक्टर ने दाईं आंख का ऑपरेशन तजवीज़ किया। लेंस खरीद कर डॉक्टर को दिया, तहम उसने दाईं के बजाय बाईं आंख का ऑपरेशन करके लेंस डाल दिया। अस्पताल के एडिशनल MS का कहना है कि तहकीकात की जा रही हैं। गफलत साबित होने पर जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।